अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जेम्स वेब टेलीस्कोप के जो पहले इमेजेस आए थे उन्हें हमने बारी बारी डिस्कस किया और आज जिस इमेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वास्प 96b। एक एक्सो प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक सोलर सिस्टम के गिर्द घूमता हुआ प्लैनेट है जिसे हम देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने स्टीफन क्विंटेट उसको डिस्कस किया, हमने स्मैक को डिस्कस किया, 723 को, हमने साउदर्न रिंग को डिस्कस किया और हमने करीना नेबुला को डिस्कस किया। इस एक्सो प्लैनेट को आज हम इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत से एक्सो प्लैनेट्स को देखेगी और उनकी एटमॉस्फेयर के बारे में हमें बताएगी। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक सूरज की है जो कि बहुत दूर है, सितारा कह लें, हमारे सूरज से बहुत दूर है और उससे रोशनी हम तक आ रही है। उस रोशनी को अगर देखा जाए तो उसमें तमाम वेवलेंथ्स हमारे पास आएंगी। आइडियली मैं आपको यहाँ पर न्यूट्रल जो दिखा रहा हूँ वो हैं जो कि तमाम वेवलेंथ्स आ रही हैं, लेकिन इस न्यूट्रल में आपको कई जगह काले रंग की लाइनें भी नज़र आ रही हैं। उसकी वजह ये छोटा सा प्लैनेट है जो कि उसके सामने मौजूद है। जब रोशनी सितारे से निकलती है और इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती है तो इस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ रोशनियों को अपने पास रख लेते हैं, कुछ वेवलेंथ्स को अपने पास रख लेते हैं। अब वो वेवलेंथ हम तक नहीं पहुंचती तो उनकी जगह हम काले रंग की स्ट्रिप्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जो काले रंग की लाइंस हैं वो वेवलेंथ हैं जो कि ये प्लैनेट अपने पास महफूज कर चुका है। तो हमारे पास अगर ये प्लैनेट बिल्कुल एक जगह पे साकित है तो हमारे पास न्यूट्रल स्पेक्ट्रम आएगा। मैं आपको यहाँ पे न्यूट्रल स्पेक्ट्रम बीच में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये प्लैनेट लाजमन सितारे के गिर्द घूम रहा होगा और जब ये सितारे के गिर्द घूमता है तो एक मर्तबा ये हमसे दूर जाता है और एक मर्तबा ये हमारे पास आता है एक पूरी रेवोल्यूशन में। जब ये हमारी तरफ आ रहा होता है तो उस वक्त हम कहेंगे कि इसका स्पेक्ट्रा ब्लू शिफ्टेड है, क्योंकि स्पेक्ट्रम की सारी लाइंस ब्लू लाइन की तरफ, ब्लू स्पेक्ट्रम की तरफ चली जाएंगी। उससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी तरफ आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर ये हमसे दूर जा रहा है तो अब यही न्यूट्रल स्पेक्ट्रम आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पर जाएगा, या राइट साइड की बजाय, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि मेरा राइट साइड और आपका राइट साइड एक है, हम ये कहते हैं कि ये रेड साइड की तरफ जाएगा। इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है और रेड शिफ्ट का मतलब यह है कि ये हमसे दूर जा रहा है। ब्लू शिफ्ट का मतलब ये है कि हम हमारी तरफ आ रहा है और रेड शिफ्ट का मतलब है कि ये हमसे दूर जा रहा है। तो जब इस स्पेक्ट्रम को हम मुकम्मल तौर पर देखते हैं, इसकी एक एक वेवलेंथ पर हम लाइट की इंटेंसिटी, उसका अमाउंट देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बीच में कुछ रोशनियाँ तो मिसिंग हैं, कुछ वेवलेंथ्स तो गायब हैं। आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम को गौर से देखिए तो आपको एक बहुत बड़ा खड्डा नज़र आएगा, आपको एक ड्रॉप नज़र आएगा, ग्लिच नज़र आएगी, जो कि तकरीबन नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड और रेड के बीच का ये स्पेक्ट्रम है। तो 4 के ऊपर आपको एक खड्डा नज़र आएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ है ओजोन। इसी तरीके से आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड का डिप नज़र आएगी जो कि 16 के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि ये जो प्लैनेट हमें देख रहे हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, क्योंकि इसकी एनवायरनमेंट ने वो रोशनियाँ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड पसंद करता है, वो हम तक आने नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ओजोन की लेयर भी मौजूद है, ओजोन आपको कई जगह पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत मीथेन भी नज़र आ रही है कि वो भी मौजूद है। आप ये भी देखकर हैरान होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ने मल्टीपल वेवलेंथ्स के साथ इंटरेक्ट किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 4 के करीब भी एक डिप दे रही है, 16 के करीब भी एक डिप दे रही है और 2.5 के करीब भी एक डिप दे रही है। तो मल्टीपल वेवलेंथ के साथ भी एक एलिमेंट इंटरेक्ट कर सकता है। ये एक सिग्नेचर है एक प्लैनेट का, ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसके ज़रिए हम इस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर में क्या क्या
एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको अब लेकर चलता हूं एक प्लैनेट की तरफ जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप देखने जा रही है। इस प्लैनेट का नाम है वास्प 96b। एक्सो प्लैनेट है और 2014 में पहली मरतबा ये डिस्कवर किया गया। 1150 लाइट ईयर्स हमारी ज़मीन से ये दूर है और जुपिटर के मैस का आधा मैस इसका है। इसका जो ऑर्बिट है अपने सितारे के गिर्द वो 3.4 दिनों का है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं खुद भी हैरान हो रहा था कि 3.4 दिन में ये अपने स्टार का एक पूरा सर्कल कर लेता है और ये स्टार के बहुत ज़्यादा करीब है, वो तो वाज़ेह है इसके ऑर्बिट के। अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए तो ये साउदर्न स्काई कंस्टलेशन में मौजूद है। फिनिक्स कहा जाता है। फिनिक्स परिंदे को कहा जाता है, इसकी शक्ल को कि एक परिंदे से मिलती जुलती है, बड़े द्योहैकल परिंदे से, इसलिए इसे फिनिक्स कहा जाता है। जो इसका टेम्परेचर हमने नोट किया है, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन हमसे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले भी हमारे पास आ चुकी थी, क्योंकि हमारे पास और बहुत से ऐसी टेलीस्कोप हैं जो कि इंफ्रारेड रीजन में भी देख सकती हैं और दूसरे विजिबल रीजन्स में भी देख सकती हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 537 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है और उसके साथ इसका जो डायमीटर है वो जुपिटर से बड़ा है। जब इससे हमें डेटा मिला तो हमने इसके डेटा को आहिस्ता आहिस्ता प्लॉट करना शुरू किया। आप यहाँ पर अमाउंट ऑफ लाइट देख रहे हैं कि जो कि ब्लॉक हुई, ये उल्टा ग्राफ है। इस ग्राफ को उसमें क्या था, लाइट की इंटेंसिटी थी और जहाँ पर लाइट कम थी वो डिप आती थी। यहाँ पर जो लाइट ब्लॉक, तो इसका मतलब यहाँ पर जो उभार है वहाँ की डिप बनता था। तो यहाँ पर जहाँ पर उभार है वो बताएगा कि ये कौन सी वेवलेंथ है और यहाँ पर इन वेवलेंथ को ब्लॉक किया गया है और इन वेवलेंथ के साथ कौन सा एलिमेंट इंटरेक्ट करता है, हमें पता लग जाएगा जी कि जनाब इस प्लैनेट पर ये एलिमेंट्स हैं। आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये बेस्ट फिट कर्व है। बेस्ट फिट कर्व का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सा डेटा पहले भी है, हमने उस डेटा को भी एक तरफ रखा, हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी डेटा लिया और उसके बाद इस डेटे को उसके साथ मैच किया और उस डेटे और इस डेटे में जो कंबाइन चीज़ें, जो कॉमन चीज़ें आई, उस पर एक ग्राफ बनाया, इसलिए इसे बेस्ट फिट कर्व कहा जाता है। इसमें एरर होते हैं और जो एरर हैं वो आपको यहाँ पर वाइट लाइन से दिखाए गए हैं। जो वाइट लाइन किसी भी पॉइंट पर जितनी बड़ी होगी उसमें एरर उतना बड़ा है। तो शुरू में अगर आप देखें तो आपको वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं, तो शुरू में एरर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई इसमें शुरू का जो हिस्सा है इसमें एरर ज़्यादा होने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल इस पूरे ग्राफ में गोया कि ये लाइंस बड़ी लग रही हैं, लेकिन अगर अब पूरे ग्राफ को हम देखें तो बाकी टेलीस्कोप के मुकाबले में बहुत ही कम एरर यहाँ पर हमें मिला। इस स्पेक्ट्रम को अगर देखें जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें दिया, तो यहाँ पर हमें पानी मिल रहा है। आप देखें कि पानी आपको मल्टीपल जगहों पर इंटरेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, मल्टीपल वेवलेंथ्स के साथ इंटरेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कवी किस्म के हमारे पास सबूत हैं कि यहाँ पर इस प्लैनेट पर पानी मौजूद है, यहाँ पर वाटर वेपर्स मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 141 पॉइंट पर ये डेटा लिया गया, जो प्लॉट किया गया वो 141 पॉइंट्स पर लिया गया और इसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ्स देखी गई जो कि इस प्लैनेट ने ऑब्जॉर्व की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लिखी हुई हैं तो वो बोलना ज़रूरी है। नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप से हमने इसको इमेज किया। अगर मैं पूरा नाम लेना चाहूँ तो नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। इसके ज़रिए इन वेवलेंथ्स को प्लॉट किया गया जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया। और इसके साथ हम और भी बहुत से काम कर सकते हैं। इस एक ग्राफ के साथ हम इसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी गैसेस हैं। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रे लाइंस आई हैं उनमें कितना एरर मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है और उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं आपको जो बेस्ट फिट मॉडल यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ब्लू लाइन से आपको नज़र आ रहा है, इस पर अब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। साइंसदान इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इसको ट्वीक कर रहे हैं, सिमुलेशंस बना ली हैं इसकी। अब हेज़, धुंध, कोहरा, उसको थोड़ा सा ज़्यादा कम करके देखा जा रहा है, फिर ये मॉडल किस तरीके से काम करेगा। क्लाउड की हाइट को ऊपर नीचे करके देखा जा रहा है, अच्छा फिर ये किस तरीके से। गैसेस की
कम्बिनेशन को, अबंडेंस को ऊपर नीचे करके देखा जा रहा है कि अच्छा फिर ये कैसे काम करे। तो अब साइंसदान मुख्तलिफ़ किस्म की सिमुलेशंस में इसे ट्वीक कर रहे हैं, इसे चेंज कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट्स बहुत जल्दी शाया किए जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर वाटर वेपर्स के साथ हेज़ क्लाउड्स का, हमें क्लाउड्स की प्रेजेंस नज़र आई है और उसके साथ साथ जो स्पेक्ट्रम इसमें कवर किया गया है वो 0.6 माइक्रोन से, जो कि विजिबल रेड लाइट से, लेकर 2.8 माइक्रोन जो कि नियर इंफ्रारेड लाइट है, उसमें आपको जो नीचे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है वो उसमें कवर किया गया है। कुछ और भी टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं जहाँ पर आपके पास स्टारलाइट आती है और जैसे ही प्लैनेट सूरज के सामने आता है तो आपको ब्राइटनेस कम होती हुई नज़र आएगी। अब जो ब्राइटनेस कम होती हुई नज़र आती है, ये जो टब बन रहा है, इसको हमने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है और इसमें अभी मैं आगे भी आपको कुछ स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए छुपी हुई है। जैसे प्लैनेट आगे निकलता है वो लाइट की जो ब्राइटनेस है फिर बराबर हो जाती है। जो डाटा कैप्चर किया गया है इस इमेज के लिए वो 6 घंटे और 23 मिनट का कैप्चर किया गया है। इसमें 280 ब्राइट पॉइंट्स की मेजरमेंट की गई है जो कि हर 1.4 मिनट के बाद उनकी मेजरमेंट ली जाती थी। तो 280 पॉइंट्स थे और 1.4 मिनट के बाद उनकी मेजरमेंट ली जाती थी और 6 घंटे 23 मिनट में जितनी मेजरमेंट्स ली गई उसकी बेसिस पर ये डाटा प्लॉट किया गया है। और ये जो आपको खड्डा नज़र आ रहा है, जो आपको गहराई नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पर इस ग्राफ से लग रही है, लेकिन ये सिर्फ 1.5% बल्कि उससे भी कम ब्राइटनेस में डिप है जो कि हमने यहाँ पर बहुत बड़ी करके दिखाई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके ज़रिए हम इस पूरे प्लैनेट का साइज़ भी निकालेंगे, मैस भी निकालेंगे, इसके ऑर्बिट को भी स्टडी करेंगे और इसके स्पेक्ट्रम और सिमुलेशन को भी स्टडी करेंगे। अभी रिसेंटली एक और प्लैनेट की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिसे वास्प 39 कहा जाता है और इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही जज किया है, ऐसे ही पढ़ा है एक्सोप्लैनेट को जिस तरीके से मैंने पहले बात की। और इसके अंदर जो सबसे अहम डिस्कवरी हुई है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रेसेस मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। ये प्लैनेट और ये स्टार हमसे 700 लाइट ईयर्स दूर है। गैस का बड़ा प्लैनेट है और अपने स्टार के गिर्द चक्कर लगा रहा है। हमने इसकी जो तस्वीरें और जो डाटा कलेक्शन किया है वो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से किया है और इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड के क्लूज़ मिले। अगर आप ग्राफ को देखें तो आपको यहाँ पर जो ऊपर जाती हुई एक पीक नज़र आ रही है, ये साफ नज़र आ रहा है और काफ़ी बड़ी पीक है, छोटी पीक नहीं है, बिल्कुल एक श्रिल किस्म की, एक नैरो पीक नहीं है बल्कि बहुत बड़ी वाइड पीक है, जिससे इस डेटा की ऑथेंटिसिटी का और भी ज़्यादा एहसास होता है कि ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है। और यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अगर आप इसमें टब को देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टब को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी लाइट्स की वेवलेंथ है जो कि हमने रोकी हैं। अगर आप नीचे ग्रीन को देखें तो ये ज़्यादा रोकी गई हैं, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब की हैं उस एटमॉस्फेयर ने। और अगर आप रेड को देखें, रेड डॉट्स को देखें तो ये एटमॉस्फेयर ने, इस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब नहीं की। इसे ट्रांजिट लाइट कर्व कहा जाता है और इसके ज़रिए हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस प्लैनेट पर मिलना इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्लैनेट की फॉर्मेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है जो कि हमें उस प्लैनेट के एवोल्यूशन के बारे में बता सकती है। तो इस इमेज को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।